नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वबा के दौरान दवा, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को मरकजी हुकूमत से अहम सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, अब तक उसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने मरकज से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और यह भी पूछा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए। 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मरकजी हुकूमत की पॉलिसी को भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर माकूल बताया। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपने डिटेल ऑर्डर में कहा कि मरकज ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगाने का कानून बनाया था। इसके उलट 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने का पैसा लिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के शुरुआती 2 फेज में मरकज ने सभी को मुफ्त टीका मुहैया कराया। इसके बाद अब 18 से 44 साल के एज ग्रुप की बारी आई तो मरकज ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की हुकूमतों पर डाल दी। उनसे ही इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन के लिए भुगतान यानी पेमेंट करने के लिए कहा गया। मरकज का यह हुक्म पहली नजर में ही मनमाना और गैर माकूल नजर आता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस रिमार्क के दौरान उन रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया जिसमें यह बताया गया था कि 18 से 44 साल के लोग न सिर्फ कोरोना से मुतासिर हुए बल्कि उन्हें लंबे वक्त तक अस्पताल में भी रहना पड़ा। कई मामलों में इस एज ग्रुप के लोगों की मौत भी हो गई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वबा के बदलते नेचर की वजह से 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी हो गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रायोरिटी ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम अलग से किए जा सकते हैं। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द हिंदुस्तान में मुहैया करवाने के लिए मरकजी हुकूमत उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कहा कि अगर उन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े मुल्कों और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है तो हिंदुस्तान में उन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रिजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं है। मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की थी कि वो हर्जाने और इमरजेंसी यूज की इजाजत देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल की जिम्मेदारी को खत्म कर दे। हुकूमत ने अभी वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद होने वाले बड़े साइड इफेक्ट को लेकर हर्जाने या जवाबदेही जैसी शर्त पर फैसला नहीं किया है। यह शर्त काफी बड़ा असर डालेगी, हालांकि इस पर भी फैसला जल्द लिया जा सकता है। DCGI के चीफ VG सोमानी ने कहा कि WHO जैसे तंजीमें और बड़े मुल्कों में मंजूरी मिल जाने के बाद हिंदुस्तान में उन वैक्सीन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को लेकर टेस्ट नहीं किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी तादाद में केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुल्क में वैक्सीन की बड़े पैमाने पर जरूरत है। इसके लिए जल्द से जल्द बैरूनी वैक्सीन के इंपोर्ट की जरूरत है। फैसला इसी को ध्यान में रखकर किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम जमात कांग्रेस पार्टी की जानिब से सुस्त रवि के शिकार कोरोना टीकाकारी मुहिम के हवाले से लगातार मोदी हुकूमत को हदफ़े तनकीद बनाया जाता रहा है। इसके साथ ही मुल्क के हर शहरी को मुफ्त टीका फराहम करने और मरकज़ और रियासती हुकूमत को फराहम किए जाने वाले टीके की गैर मसावी कीमतों के खिलाफ भी कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है। इसी ज़िमन में कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद कायदीन ने मुहिम शुरू करके हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क के हर एक शहरी को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाए। राहुल गांधी ने स्पीक अप इंडिया के नाम से एक वीडियो भी शेयर किया और आवाम से कहा कि वो मुफ्त टीकाकारी के लिए हुकूमत को बेदार करे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना की वबा के खिलाफ सबसे मजबूत हिफाजती ढाल सिर्फ वैक्सीन है। मुल्क के हर शख्स तक मुफ्त टीका पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाइए, मरकज को जगाइए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करके हुकूमत की टीकाकारी को नाकाम करार दिया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आज मुल्क में हर रोज औसतन 19 लाख वैक्सीन लग पा रही हैं। मरकजी हुकूमत की नाकिस वैक्सीन पॉलिसी ने वैक्सीन की तकसीमकारी को लटका कर रख दिया। उन्होंने मजीद लिखा कि हिंदुस्तान की आवाम को उम्मीद थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन पॉलिसी तैयार होगी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने दिया क्या? वैक्सीन सेंटर्स पर ताले, एक मुल्क और वैक्सीन पर 3 दाम। अभी तक महज 3.4% आबादी की ही टीकाकारी जिम्मेदारी को तर्क करके इसका बोझ रियासती हुकूमतों पर डाल दिया गया। उधर कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि उनके पास
ढांचा मौजूद है, उनके पास वसाइल भी मौजूद हैं, मगर उनमें मुल्क के तईं अज़ाइम की कमी है। आइए सभी के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकारी के लिए आवाज़ उठाएं और मोदी हुकूमत के बहरे हो चुके कानों तक अपने मुतालिबे की गूंज को पहुंचाएं। की संख्या में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, पर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई ठोस प्लानिंग न होने के कारण देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। वहीं कई राज्यों में पैसे देकर वैक्सीन मिल रही है। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, वैक्सीनेशन। देश के आम आदमी के लिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार को सभी भारतीयों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नई टीकाकरण नीति लानी चाहिए। पूरे भारत में सभी के लिए टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। जुड़िए स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान से। आप सभी अपनी राय सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव होकर या वीडियो बनाकर साझा करें और देश के आम आदमी के हक में अपनी आवाज बुलंद करें। स्पीक अप for free universal vaccine. On the 15th of August 2020, the Prime Minister declared that there was a plan in place to vaccinate every Indian by the next year. It is now mid-2021. Our vaccination rate is 1.9 million people per day. We need 7 to 8 million people to be vaccinated per day to achieve that target. The centre first took all responsibility. After that, as the second wave hit, it started to abdicate responsibility to the states. Other federal countries like Germany and the USA have followed a completely different process. The center has procured the vaccine and allowed states to distribute it. Why did the Modi government not do? दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 4,47,201 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 10,344 मरीजों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। सबसे ज़्यादा केसेस अब भी हिंदुस्तान में आ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 1,33,000 मुतासरीन की पहचान हुई और 3,205 लोगों की मौत हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,75,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 39 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 90,669 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। इसी दौरान ब्रिटेन से कोरोना इन्फेक्शन को लेकर राहत भरी खबर आई है। वहां बीते दिन कोरोना की वजह से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई। मार्च 2020 के बाद ऐसा पहली बार है जब कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि वहां मंगल के रोज 3,165 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इसी बीच ब्रिटेन पर तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,33,048 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 3,205 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत भी हुई। राहत की बात यह रही कि 2,31,277 मुतासरीन ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,01,000 की कमी हुई। मंगल के रोज मुल्क में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में नए मुतासरीन से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 35,949 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके अलावा तमिलनाडु में 31,683, कर्नाटका में 29,271 और केरल में 24,117 लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में पैदाइश के सिर्फ 15 घंटे बाद ही एक बच्चे में कोरोना की तस्दीक हुई। हैरानी की बात यह है कि उस बच्चे की मां में इन्फेक्शन के कोई अलामत नहीं है। उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रेग्नेंट यानी हामिला खातून को इन्फेक्शन ना होने के बावजूद उसके बच्चे को कोरोना हो गया। पालघर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दयानंद एम सूर्यवंशी ने बताया कि दशार्थ गांव की रहने वाली खातून ने इतवार के रोज पालघर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्ची को जन्म दिया। पैदाइश के 15 घंटे के बाद ही उसमें कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। ओहदेदार ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में पैदाइश यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कोरोना से इन्फेक्शन होने का पहला मामला है। ये मासूम अभी कोरोना से जंग लड़ रही है। डॉक्टर्स की एक टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि बच्ची को जवाहर तालुका के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पालघर जिले में पीर के रोज तक कोविड-19 के 1,09,874 मामले सामने आए थे और इन्फेक्शन से 2,066 लोगों की मौत हुई।
वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से बच्चों के कोरोना मुतासरीन होने के जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। यहां मई के महीने में करीब 9,900 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। अहमदनगर के डीएम राजेंद्र भोसले ने बताया कि मई के महीने में जिले में जुमला 86,000 पॉजिटिव केसेस आए, लेकिन ज्यादा अमवात नहीं हुई। भोसले ने आगे बताया कि चूंकि अप्रैल के महीने में जो शादियां थीं उनमें 18 साल के नीचे के लोगों की भीड़ ज्यादा थी। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान भी बच्चे खेल रहे थे, उनका मूवमेंट जारी था, इसलिए बच्चों का पॉजिटिविटी रेट 11% आया। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के तहत हर रियासत के सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से कोरोना वार्ड्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सांगली शहर के अस्पताल में बच्चों के लिए कोरोना वार्ड बनाया गया। यहां फिलहाल 5 बच्चे कोरोना से मुतासिर मिले हैं, जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों और एलोपैथिक निजाम के बारे में रामदेव के तबसरे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की हरियाणा ब्रांच के सदर डॉक्टर करण पुनिया ने जहां रामदेव की गिरफ्तारी का मुतालबा किया, वहीं ये भी ऐलान किया कि रियासत के तमाम डॉक्टर कल से इस मुतालबे पर काली पट्टी बांधकर मुजाहरा करेंगे और 3 जून को OPD को 2 घंटे तक बंद रखेंगे। डॉक्टर करण पुनिया ने बताया कि कोविड-19 के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 1300 से ज्यादा डॉक्टरों की तस्दीक करने वाले बाबा रामदेव की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के तवज्जो से वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को एक मेमोरेंडम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुतवफ़्फ़ी डॉक्टरों को टर्टर कहकर एलोपैथी को फजूल साइंस करार देकर ऑक्सीजन को बेकार की दवा बताकर नेज़ कानून से खुद को बालातर समझते हुए उनका यह कहना कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, एक मगरूर आदमी होने की अक्कासी करता है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि किसी बाबा या साधु के भेष में कोई नेक आदमी ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो करते आए हैं। डॉक्टर करण पुनिया ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए बाबा रामदेव की बनाई हुई गैर मंजूर शुदा दवा कोरोनिल मुहलिक साबित होगी। मरीज इसके भरोसे से घर बैठे रहेगा और बेजान हालत में अस्पताल पहुंचेगा, जहां उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कौमी और रियासती सतह पर IMA के लीडर्स में से एसोसिएशन के कौमी सदर प्रोफेसर JA जयलाल, साबिक कौमी सदर डॉक्टर राजन शर्मा, कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जयेश लेले, रियासती यूनिट के सरपरस्त वेद प्रकाश और दीगर कायदीन ने भी मुतालबा किया है कि बाबा रामदेव के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता रोज रियासती सरबराह डॉक्टर किरण पुनिया की सदारत में IMA की 38वीं रियासती शाखों की एक जूम मीटिंग हुई, जिसमें फैसला किया गया कि 2 जून को हरियाणा रियासत के तमाम IMA मेंबर काली पट्टी और रिबन बांधकर बाबा रामदेव की गिरफ्तारी का मुतालबा करेंगे। एक्ट्रेस जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चारशंबे के रोज सुनवाई की। इस दौरान एक अजीब वाकया सामने आया। दरअसल जूही ने सुनवाई का वीडियो लिंक अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सुनवाई से बहुत सारे लोग जुड़ गए। जब मामले पर कोर्ट में बहस चल रही थी तो वीडियो लिंक से जुड़े किसी शख्स ने गाना गाना शुरू कर दिया। इस पर कोर्ट ने उस शख्स को चुप रहने को कहा। इसके बावजूद फिर किसी ने गाना गाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट मास्टर को अहकाम दिए कि इन लोगों को ढूंढो और उनके खिलाफ कोर्ट की तौहीन की नोटिस भेजो। जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने से पहले इंसानों पर और जानवरों पर इसके असर की जांच की अपील दिल्ली हाईकोर्ट से की थी। कोर्ट ने चारशंबे को इस मामले में सुनवाई की और फैसला महफूज रख लिया। जस्टिस मीडा की बेंच ने कहा कि हम हैरान हैं, ऐसी पिटीशन कभी नहीं देखी जिसमें कोई आदमी बिना किसी जानकारी के कोर्ट आता है और कहता है कि जांच करो। अगर पिटिशनर को इस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो क्या मामले की सुनवाई की इजाज़त दी जा सकती है? हम किस बात की इजाज़त दे दें? खामियों से भरी पिटीशन को मंजूरी दे दें? ऐसा लगता है कि यह पिटीशन पूरी तरह मीडिया पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। ये शॉकिंग है। इस वर्चुअल सुनवाई के बीच एक आदमी बार बार गाना गाकर गायब हो रहा था। इस शख्स ने सबसे पहले जूही की 1993 की फिल्म हम है राही प्यार के का गाना घूंघट की आड़ से गाया। उसने सुनवाई छोड़ दी और बाद में फिर से जुड़ा। इस बार उसने जूही की 1995 की फिल्म नाजायज से लाल लाल होठों पे गाना शुरू कर दिया। तीसरी बार फिर से जूही की 1993 में आई फिल्म आईना से मेरी बन्नों की आएगी बारात गाना गाया। इसके बाद सुनवाई रोकनी पड़ी, जो उस शख्स को हटाए जाने के बाद शुरू हुई। जूही ने अदालत से मांग की है कि 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशन से पहले
इससे जुड़ी तमाम स्टडीज को गौर से पढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के वजीरगंज पुलिस स्टेशन के तहत टिकरी गांव में ताखिर शब हुए धमाके में घर की छत गिर जाने से एक ही कुंबे के 7 अफराद जिंदा दफन हो गए। इस हादसे में दीगर 7 अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट संतोष कुमार मिश्रा ने चारशंबे के रोज ये इत्तला देते हुए बताया कि मंगल की ताखिर शब टिकरी गांव में नूरुल हसन के घर में अचानक धमाका हो गया। इस खौफनाक हादसे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। एसपी ने बताया कि वाकये की इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस की टीम ने मलबा हटाकर मुतासिर अफराद को बाहर निकाला, जिनमें से 7 को मुर्दा करार दिया गया है, जबकि 7 दीगर जख्मी हैं। उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। गांव वालों की जानिब से रात को ही डायल 112 पर मौसूला इत्तला की बुनियाद पर इंतजामिया मौके पर पहुंच गई। जेसीबी और पोकलैंड मशीन से मलबा हटाने का काम जारी है। धमाके की वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक टीम तैनात कर दी गई है। शदीद जख्मियों का इलाज जारी है। इंतजामिया और पुलिस और देहातियों की मदद से इमदादी काम जारी रखे हुए हैं। एसपी ने बताया कि बादियों नजर कहा जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर फटने की वजह से मकान की छत गिर गई। फिलहाल तफ्तीश जारी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुज़िश्ता 5 दिनों से 6 साला कश्मीरी बच्ची माहिर खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब कहते हुए अपना मसला बयान करती है। इस मासूम बच्ची का अंदाज़े तखातुब तो लोगों को पसंद आ ही रहा है। साथ ही इसका मसला जानकर भी लोग पीएम मोदी से गुजारिश करते देखे गए कि वो उसकी बातों पर गौर करें। अब खबर आ रही है कि बच्ची की बातों को संजीदगी से लेते हुए उसकी परेशानी दूर कर दी गई है। दरअसल वीडियो में 6 साला बच्ची अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में वजीर आजम मोदी को बता रही है और कह रही कि उसे किस तरह के मसाइल का सामना है। वो तवील ऑनलाइन क्लासेस और हद से ज़्यादा होमवर्क दिए जाने से बहुत परेशान है और वीडियो में बताती है कि सुबह उठने के बाद 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक उसे ऑनलाइन क्लासेस करना होता है। वो ये भी बताती है कि इस दौरान इंग्लिश, रियाजी, उर्दू, ईवीएस और कंप्यूटर की क्लासेस होती है। वो कहती है कि मीडियम और सर 6 साल के बच्चों को इतना सारा काम क्यों देते हैं? इतना काम तो बड़े बच्चों को दिया जाता है। कश्मीरी बच्ची ने ऑनलाइन क्लासेस की गाइडलाइंस बदलने की अपील वजीर आजम मोदी से की और इस ताल्लुक से कश्मीर इंतजामिया ने फौरी तौर पर अहकाम भी जारी कर दिए हैं। बच्ची की वीडियो वायरल होने के बाद 1 जून से ऑनलाइन क्लासेस की गाइडलाइंस में तब्दीली का ऐलान किया गया। गोया कि गुज़िश्ता मंगल से छोटे बच्चों पर ऑनलाइन क्लासेस का बोझ कम हो गया। 6 साला बच्ची की वीडियो को शेयर करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट भी की गई, जिसमें लिखा गया कि स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए महकमे स्कूली तालीम को 48 घंटे के अंदर पॉलिसी बनाने का हुक्म दिया गया है। बचपन की मासूमियत खुदा का तोहफा है और उनकी यादगार और लुत्फ से भरे होना चाहिए। बहरहाल कश्मीर इंतजामिया के जरिए जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दर्जे 1 से 8 के लिए ऑनलाइन क्लासेस 90 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगी और 2 सेशन में मुनक़िद की जाएंगी। सीनियर ग्रेड दर्जे 9 से 12 के लिए ऑनलाइन क्लासेस 3 घंटे तक महदूद रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने क्लासेस की मुद्दत कम करने के हुकूमत के फैसले पर बयान देते हुए कहा कि वालिदैन के साथ बातचीत के लिए दिए गए 30 दिन को प्री प्राइमरी वालिदैन के साथ बातचीत के लिए किसी को दिए गए प्री प्राइमरी सिर्फ 30 मिनट का होगा। मुतालिक अफसर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आप देखिए ये बहुत खूबसूरत वीडियो। मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10।
छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। मरकजी हुकूमत के नए आईटी रूल्स को लेकर गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। गूगल एलसीसी ने हाई कोर्ट से मरकज के नए आईटी एक्ट 2021 से इंटरिम रिलीफ देने की मांग की है। इन रूल्स के तहत मरकज ने सोशल मीडिया के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं। गूगल ने कहा कि वो एक सर्च इंजन है और ऐसे में उस पर यह कानून नहीं लागू होना चाहिए। मामला सिंगल जज वाली बेंच के एक ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। बेंच ने एक खातून पिटिशनर की अपील पर गूगल से कहा था कि वो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को हटाए। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हर जगह ये कंटेंट 24 घंटे के अंदर हटाया जाए। खातून ने कहा था ये कंटेंट उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया था और बिना उसकी सहमति से सर्कुलेट किया गया। इस मामले में कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने गूगल की दलीलें रखी। एक्शन से बचने के लिए गूगल ने 3 दलीलें दी। उसने कहा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में हमें सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एसएमआई बताया गया है। अब अगर हम ऐसी पोस्ट को हटा नहीं पाते हैं तो हमें नए आईटी कानून के तहत किसी भी तरह के जुर्म की कार्रवाई से बचाया जाए, क्योंकि हम एसएमआई नहीं है। पहली बात, हम सर्च इंजन हैं। ऐसे में हम आईटी रूल्स 2021 के तहत एसएमआई के दायरे में नहीं आते। कुछ कंटेंट हिंदुस्तान में बैन हो सकता है या ऑब्जेक्शनेबल माना जा सकता है, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जुर्म नहीं माना जाता। ऐसे में कंटेंट को आलमी सतह पर हटाने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। सिंगल जज की बेंच ने जो ऑर्डर दिया वो बेहद बुरी मिसाल कायम करेगा। कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि हिंदुस्तान में ऐसे कंटेंट को हटाया जाने का कानून लागू है। ऐसे में सर्च इंजन को इस कंटेंट के सर्च रिजल्ट पूरी दुनिया में पब्लिक करने चाहिए। अगर इन खवानीन के चलते किसी पिटिशनर या उस खातून को होने वाले नुकसान को अगर वो नहीं रोका जा सकता तो फिर ऐसे ऑर्डर जारी करने का मकसद ही पूरा नहीं होगा। YouTube पर वीडियो बनाकर कमाई करने वालों के लिए बुरी खबर है। गूगल आपकी YouTube कमाई पर इस महीने से 24% तक टैक्स काट सकता है। ये नई पॉलिसी अमेरिका के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स पर लागू हो गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हिंदुस्तान के वीडियोस में अमेरिकी व्यूवर्स की तादाद कम होने की वजह से हिंदुस्तान के क्रिएटर्स पर नए कानून का या नए रूल्स का ज़्यादा असर नहीं होगा। हम आपको समझाते हैं कि क्या है यूट्यूब की नई टैक्स पॉलिसी, कब हुई थी इसका ऐलान, कब हुआ था इसका ऐलान, हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स की कमाई पर इसका कितना असर पड़ेगा, नई पॉलिसी से कम नुकसान हो, इसके क्या तरीके हैं। अमेरिका के टैक्स कानून इंटरनल रेवेन्यू कोड के चैप्टर 3 के तहत गूगल की जिम्मेदारी है कि वो यूट्यूब पर अमेरिका के व्यूवर्स से कमाई कर रहे कंटेंट क्रिएटर्स से टैक्स की जानकारी लें, उनकी कमाई से टैक्स काटें और इसकी जानकारी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज को दें। इसलिए अगर कोई क्रिएटर अमेरिका के बाहर का है और वो अमेरिका के व्यूवर्स से कमाई करता है तो 1 जून 2021 से उसकी कमाई पर टैक्स कटौती शुरू हो जाएगी। गूगल ने इस नई पॉलिसी का ऐलान इस साल मार्च में कर दिया था। इसके मुताबिक यूट्यूबर्स पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल सभी कंटेंट क्रिएटर्स को 31 मई तक टैक्स की जानकारी देनी थी, भले ही वो दुनिया में कहीं भी रहते हों। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डू योर थिंग के फाउंडर अंकित अग्रवाल का कहना है कि ज़्यादातर इंडियन यूट्यूबर्स इलाकाई ज़बान में कंटेंट बनाते हैं, इसलिए उनके ज़्यादातर व्यूवर्स भी मुल्क के अंदर के ही होते हैं। यूट्यूब सिर्फ उस कमाई पर टैक्स लगा रहा है जो अमेरिका के व्यूवर्स से हुई है, इसलिए फिलहाल इस नई पॉलिसी से हिंदुस्तान के क्रिएटर्स पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। गूगल फुटेज पर माफ कीजिएगा गूगल फोटोज पर मिलने वाली फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज खत्म हो गई है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो अब आपको इसके लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। कंपनी ने बीते साल दिसंबर में अपने ब्लॉग पर कहा था कि 1 जून 2021 से पहले यूजर्स अपने हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस क्वालिटी फुटेज और वीडियोस का बैकअप ले ले, इसके बाद उन्हें इसके लिए पेड प्लान लेना होगा। यानी 1 जून से यूजर्स ऐसी क्वालिटी वाले फोटो और वीडियोस को गूगल फुटेज पर अपलोड या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। गूगल फुटेज की शुरुआत 6 साल पहले 28 मई 2015 को हुई थी। ये फोटो शेयरिंग और स्टोरेज सर्विसेज थी, तभी से ये सभी यूजर्स के लिए फ्री थी। यानी इस पर हाई क्वालिटी फुटेज और वीडियोस अपलोड कर सकते थे। अब स्टोरेज खरीदने से पहले इसके बारे में सब कुछ
यूजर्स के लिए जानना जरूरी हो गया है। आज के वक्त में सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल डेटा की भरमार है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद इस डिजिटल डेटा का क्या होगा? सोशल मीडिया से लोगों के जुड़ाव से उनमें ऐसे कई स्टोरीज होती हैं जो उनके अफराद खानदान से जुड़ी होती हैं, जो एक तरह से फैमिली एल्बम का काम करती हैं। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान गई। सवाल यह है कि उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स अफराद खानदान को कैसे मिले, साथ ही डिजिटल मीडिया में रखे गए जरूरी डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, यह भी जरूरी होता है। सोशल मीडिया में सेटिंग की मदद से अपने सोशल मीडिया के अकाउंट किसी को भी सौंप सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया कंपनी कई ऑप्शंस देती हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम में फॉर्म भरना होता है। इसमें यूजर की मौत की जानकारी देनी होगी, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स के प्रोफाइल को मेमोरियल अकाउंट में बदल देते हैं। फेसबुक में यूजर्स के नाम में रिमेंबरिंग वर्ड जोड़ दिया जाता है। अब यूजर को टाइमलाइन में टैग करने वाली की पोस्ट उसके पेज पर दिखेगी। बर्थडे वाली नोटिफिकेशन भी लोगों के पास नहीं जाएगी, ना ही फ्रेंड सजेशन में उनका नाम दिखेगा। वहीं इंस्टाग्राम पर मेमोरियल अकाउंट में बदलने के बाद कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन फेसबुक पर लेगेसी अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के हेल्प सेक्शन में ये ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यूजर्स के मरने की इत्तला देनी होगी। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपका नाम, आपका ईमेल, मरने वाले का नाम, उसका यूजर नेम, उसका लिंक, मरने वाले दिन की डेट और डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जब ये जानकारी को वेरीफाई कर लिया जाएगा तो अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। कई यूजर्स चाहते हैं कि उनकी मौत के बाद भी उनका अकाउंट चलता रहे। इसके लिए फेसबुक पर लेगेसी अकाउंट चुनने का ऑप्शन मिलता है। मौत होने की जानकारी मिलने पर यह प्लेटफॉर्म अकाउंट को मेमोरियल अकाउंट में तब्दील कर देंगे और लेगेसी कॉन्टैक्ट को आपका अकाउंट हैंडल करने की इजाज़त दे देंगे। हालांकि उनके पास भी आपके अकाउंट का लिमिटेड एक्सेस ही होगा, जिसमें प्रोफाइल और कवर फोटो बदलना, यूज़र के आखिरी मैसेज को पोस्ट करके पिन टू टॉप कर सकते हैं। यूज़र का लेगेसी अकाउंट वही बना सकते हैं जिसे उस यूज़र ने चुना हो। यूज़र की मौत के बाद कोई शख्स लेगेसी अकाउंट का ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकता। इन हालात में सिर्फ उनके अफराद खानदान वाले अकाउंट को मेमोरियल और डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब बात फ़लस्तीन की। इजरायली फ़ौज की गाज़ा पट्टी पर मुसल्लत करदा 11 रोज़ा तबाहकुन जंग का तो खात्मा हो चुका है, लेकिन उसकी तबाहकारियों के असरात फ़लस्तीनी बच्चों के जहनों से अब तक ख़त्म नहीं हुए हैं। इसराइली लड़ाका तैयारों की गाज़ा पट्टी में बिला इम्तियाज़ हमलों में सैकड़ों मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। इन हमलों से जहां खानदान के खानदान बेघर हुए हैं, वहीं कमसिन फ़लस्तीनी बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इन्हीं में से 2 कमसिन बहनें 9 साला शरूकुल मिस्री और 4 साला राजन भी शामिल हैं। इनको लेकर अल अरेबिया.नेट ने एक रिपोर्ट बनाई है। उसके मुताबिक इनके सोने का कमरा तबाही का अजीब मंजर पेश कर रहा है। कमरे में पड़े उनके खिलौने गर्द से अट चुके हैं, बमबारी से छत टेढ़ी मेढ़ी और बदशकल हो चुकी है और कमरे की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने इन दोनों बच्चियों के मकान से मुत्तसिल इमारत पर 19 मई की सुबह को फ़िज़ाई हमला किया था, जिससे ये इमारत तबाह हो गई और उनके मकान को शदीद नुकसान पहुँचा। इस हमले के 2 रोज़ बाद 21 मई को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हो गई थी। 2007 के बाद इसराइल और हमास के दरमियान गाज़ा में चौथी जंग लड़ी गई थी। इस 11 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली फ़ौज माजी की रिवायत के मुताबिक अलियुस सुबह गाज़ा शहर और दूसरे कस्बों पर तबाहकुन फ़िज़ाई हमले करती रही। इन हमलों में 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। उनमें 66 कमसिन फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल थे। उनके अलावा सैकड़ों अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। गाज़ा से हमास और दूसरे फ़लस्तीनी तंजीमें इसराइली इलाकों की जानिब रॉकेट दागती रही, जिनमें से एक कमसिन बच्चे समेत 12 इसराइली हलाक और मुतादी जख्मी हो गए थे। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के जुनूब में वाक़े मगाजी कैंप को भी फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया था। इसके एक हमले में 4 साला अनिस अलहाज अहमद के बेडरूम की छत उड़ गई थी, लेकिन इस बमबारी में वो और उनकी बहन महफूज रहे थे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।